आज हम एक कहानी के तह तक जाएंगे। ये कहानी है धातु की, यानी मेटल की। हम इन पर पुल बनाते हैं, इनसे बर्तन बनाते हैं, ये हमारी जेब में पड़े फोन के अंदर भी हैं। पर ये आते कहाँ से हैं? और क्या ये हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे हम इन्हें बनाते हैं? बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक धातु के पूरे जीवन चक्र के बारे में बताते हैं। मतलब पृथ्वी की गहराइयों में उसके जन्म से लेकर इंसान द्वारा उसे बाहर निकालने तक और फिर प्रकृति में वापस लौटने की उसकी कोशिश तक। ये एक तरह का महाकाव्य है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सीधी साधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम स्कूल में सीखते हैं कि धातु कठोर होती है, चमकदार होती है, लेकिन असल विज्ञान वो इन नियमों को तोड़ने वाले अपवादों में छिपा है। अच्छा। हाँ, और यही अपवाद हमें बताते हैं कि प्रकृति कितनी विविध और हैरान करने वाली है। आज हम उन पहेलियों को भी सुलझाएंगे। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है पहचान से। भौतिक गुणधर्म, यानी जो हम देख या महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं धातु मतलब लोहा, कठोर, भारी, चमकदार। हाँ, और स्रोत भी यही कहते हैं कि धातुओं में एक धात्विक चमक यानी लस्टर होती है। वे कठोर होती हैं। और इसी कठोरता से जुड़े दो बड़े दिलचस्प गुण हैं। पहला है आघात वर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आप धातु को हथौड़े से पीट पीट कर एक पतली चादर में बदल सकते हैं। वो टूटेगी नहीं। जैसे मिठाई पर लगा चांदी का वर्क। एकदम सही। स्रोत बताते हैं कि सोना और चांदी इस मामले में चैंपियन है। और दूसरा गुण तो और भी कमाल का है, तन्यता, डक्टिलिटी। यानी धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। मैंने स्रोतों में एक तथ्य पढ़ा और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर? ये कैसे संभव है? ये अविश्वसनीय है ना? ये सोने के परमाणुओं की एक दूसरे पर फिसलने की क्षमता के कारण होता है, बिना अपना बंधन तोड़े। वाह! और ये गुण सिर्फ गहने बनाने के काम नहीं आता। यही वो गुण है जो हमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमारे फोन और कंप्यूटर की चिप्स के अंदर, अच्छा, उनकी वायरिंग में। हाँ, अविश्वसनीय रूप से महीन सोने की वायरिंग करने की अनुमति देता है। मतलब सोने का असली मूल्य सिर्फ उसकी चमक में नहीं, इस गुण में भी है। बिल्कुल। और चालकता की बात करें तो हमारे बिजली के तार और खाना पकाने के बर्तन, ये हमेशा धातु के ही क्यों होते हैं? क्योंकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की बेहतरीन सुचालक होती हैं। उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन वो घूमने फिरने के लिए आजाद होते हैं, और यही आजाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी से ले जाते हैं। इसीलिए तांबे के तार बिजली दौड़ाते हैं। और स्टील के पतीले में खाना जल्दी पकता है। ठीक है, तो ये तो हुए नियम। अब आते हैं उन अपवादों पर जो इन नियमों को चुनौती देते हैं। हाँ, जैसा मैंने शुरू में कहा था। हमने कहा धातुएं ठोस होती हैं, पर थर्मामीटर में तो पारा यानी मर्क्यूरी होता है, जो कि एक द्रव है। बिल्कुल। मर्क्यूरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली इकलौती धातु है। और भी हैं ऐसे? हाँ, गैलियम और सीजियम तो इतनी कम गलनांक वाली धातुएं हैं कि अगर आप उन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएंगी। हाँ, आपके शरीर की गर्मी से ही पिघल जाएंगी। मतलब धातु होकर भी मोम की तरह। और कठोरता का क्या? क्या सभी धातुएं लोहे जैसी कठोर होती हैं? बिल्कुल नहीं। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं तो इतनी मुलायम होती हैं कि आप उन्हें चाकू से काट सकते हैं। मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। कमाल है। और दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ एक अधातु है। हीरा? हाँ, कार्बन का एक रूप हीरा और उसी कार्बन का दूसरा रूप ग्रेफाइट इतना नरम होता है कि हमारी पेंसिल की नोक बनाता है। एक ही तत्व, दो बिल्कुल विपरीत चेहरे। मतलब सिर्फ देखकर या छूकर किसी तत्व को धातु या अधातु के डिब्बे में बंद करना लगभग नामुमकिन है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी बिजली का सुचालक है। तो फिर असली पहचान कैसे होती है? किसी तत्व का असली चरित्र उसके बाहरी रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके रासायनिक व्यवहार से पता चलता है कि वो दूसरों के साथ मिलता जुलता कैसे है। एकदम। तो चलिए फिर इसी रासायनिक व्यवहार को समझते हैं। जब ये धातुएं दूसरे तत्वों से मिलती हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हवा को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन। स्कूल में वो मैग्नीशियम रिबन जलाने वाला प्रयोग तो लगभग सभी ने किया है। हाँ, एक तेज चमकदार रोशनी के साथ जलता है। वो एक क्लासिक उदाहरण है। जब धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती हैं तो वे धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ज्यादातर मामलों में इन ऑक्साइड्स की प्रकृति
क्षारकीय यानी बेसिक होती है। मतलब अगर आप इन्हें पानी में घोलेंगे तो ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कहानी यहाँ भी सीधी नहीं होगी। नहीं, यहीं पर कुछ धातुएं अपना दोहरा चरित्र दिखाती हैं। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स बड़े खास होते हैं। कैसे? वे अम्लीय और क्षारकीय दोनों तरह का व्यवहार दिखाते हैं। दोनों तरह का? हाँ, मतलब अगर उनके सामने एसिड आएगा तो वो बेस की तरह व्यवहार करेंगे, और अगर बेस आएगा तो एसिड की तरह। इन्हें उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एक तरह के रासायनिक गिरगिट। यूं समझ लीजिए, वे स्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। और क्या सभी धातुएं ऑक्सीजन से एक ही रफ्तार से दोस्ती करती हैं? मेरा मतलब, लोहे में जंग धीरे धीरे लगता है, पर मैग्नीशियम तुरंत जल उठता है। तुरंत नहीं, रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। पोटेशियम और सोडियम तो इतने उतावले हैं कि हवा के संपर्क में आती आग पकड़ लेते हैं। उन्हें काबू में रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखना पड़ता है। जबकि सोना और चांदी, वो शांत स्वभाव के हैं, तेज गर्मी में भी ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं रखते। इसीलिए हजारों साल बाद भी सोने के गहने वैसे ही चमकते रहते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ इनका रिश्ता इतना जटिल है तो पानी के साथ तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती होगी। बिल्कुल, पानी के साथ धातुओं का रिश्ता उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु ठंडे पानी में भी धमाका कर देते हैं। धमाका? उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज और ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब इतनी गर्मी पैदा होती है कि उससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है। 1 मिनट, मतलब ये धातुएं सचमुच पानी में आग लगा देती हैं? लेकिन कैल्शियम भी तो क्रियाशील है, वो ऐसा क्यों नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है। कैल्शियम की प्रतिक्रिया थोड़ी ठंडी है, धीमी है। वो पानी से रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, लेकिन उतनी गर्मी पैदा नहीं करता कि आग लग जाए। अच्छा। बल्कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उसकी सतह पर चिपक जाते हैं और उसे पानी पर तैराक की तरह तैराने लगते हैं। और बाकी धातुएं जैसे लोहा या एल्यूमिनियम? ये और भी नखरे वाली हैं। मैग्नीशियम ठंडे पानी को भाव नहीं देता, उसे गर्म पानी चाहिए। और लोहा? एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक ये न ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं न गर्म पानी से। उन्हें प्रतिक्रिया के लिए पानी का सबसे ऊर्जावान रूप चाहिए, यानी भाप। और अंत में सोना, चांदी। ये पानी से कोई वास्ता ही नहीं रखती। इन सभी अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि धातुओं के बीच एक तरह की ताकत की रैंकिंग है। बिल्कुल। कोई बहुत शक्तिशाली, कोई बहुत कमजोर। ऐसा लगता है कि हमें इन सबको व्यवस्थित करने के लिए किसी सूची की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी शक्ति क्रम को विज्ञान की भाषा में सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये बस एक लिस्ट है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। हाँ, पोटेशियम सबसे ऊपर यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सोना सबसे नीचे यानी सबसे कम रिएक्टिव। तो ये श्रेणी सिर्फ एक केमिस्ट्री चार्ट नहीं है, बल्कि एक तरह की चीट शीट है। एकदम, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी धातु किस स्थिति में कैसा व्यवहार करेगी। और इस श्रेणी का आधार एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी, इसका नियम सरल है, ताकतवर कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा। मतलब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके घोल से बाहर निकाल फेंकेगी। बिल्कुल। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो वो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का घोल है। जी, कॉपर सल्फेट का घोल सुंदर नीले रंग का होता है। हाँ। जब आप उसमें लोहे की कील डालते हैं तो क्योंकि लोहा सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, मतलब ज्यादा ताकतवर है। हाँ, तो वो कॉपर को घोल से विस्थापित कर देता है। कॉपर कील पर जमा हो जाता है और घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा होने लगता है, क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट का घोल बन गया है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसका उल्टा करने की कोशिश करें, कॉपर के तार को आयरन सल्फेट के घोल में डालें तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। कॉपर लोहे से कमजोर है, वो उसे उसकी जगह से नहीं हटा सकता। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि धातुएं क्या हैं, तो कहानी के अगले हिस्से कर चलते हैं। ये सारा लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये आता कहां से है? इसका स्रोत है पृथ्वी की भूपर्पटी, यानी धरती की ऊपरी परत। यहाँ ये प्राकृतिक रूप से यौगिकों के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। और अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से किसी धातु को निकालना आसान और फायदेमंद होता है, उन्हें अयस्क या ओर्स कहा जाता है। मतलब हर अयस्क एक खनिज है, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता। एकदम। और इन अयस्कों में अक्सर मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां मिली होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। तो इस गैंग वाली अशुद्धि से शुद्ध धातु तक का सफर कैसा होता है?
मुझे लगता है यहाँ भी सक्रियता श्रेणी की भूमिका होगी। बिल्कुल। अयस्क से शुद्ध धातु निकालने की पूरे प्रक्रिया को धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहते हैं, और ये प्रक्रिया पूरी तरह से सक्रियता श्रेणी पर ही निर्भर करती है। इसके क्या चरण होते हैं? मोटे तौर पर 3 चरण। पहला तो साफ सफाई का है, जिसे अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, जिसमें गैंग को हटाया जाता है। जी। और दूसरा है धातु का निष्कर्षण, और यहीं पर सक्रियता श्रेणी अपना असली जादू दिखाती है। कैसे? जो धातुएं श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, वे बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। उन पर साधारण गर्मी का असर नहीं होता। उन्हें तोड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीका अपनाना पड़ता है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, उनके अयस्क को पिघलाकर उसमें से बिजली गुजारी जाती है, जो उनके बंधनों को जबरदस्ती तोड़ देती है। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि जो धातु जितनी ज्यादा रिएक्टिव है, उसे निकालने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगती है? बिल्कुल, यही इस कहानी का सार है। अब आते हैं बीच वाली धातुओं पर, जिंक, लोहा, सीसा। ये मध्यम अभिक्रियाशील हैं। हाँ, इन्हें पहले उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड में बदला जाता है। इसके लिए 2 प्रक्रियाएं हैं, भर्जन और निस्तापन। सही। फिर इन ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ गर्म करके अपचयित यानी रिड्यूस किया जाता है, जिससे हमें धातु मिलती है। और जो सबसे नीचे हैं, जैसे सोना, चांदी, वो तो प्रकृति के सबसे आलसी तत्व हैं। वे इतनी कम प्रतिक्रिया करते हैं कि अक्सर आजाद अवस्था में ही मिल जाते हैं। अच्छा। या अगर वे किसी के साथ यौगिक बनाते भी हैं, तो उन्हें बस हवा में थोड़ा गर्म करने से ही शुद्ध धातु मिल जाती है। और आखिरी चरण क्या है? आखिरी चरण है परिष्करण यानी रिफाइनिंग। निष्कर्षण से मिली धातु पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। उन आखिरी अशुद्धियों को हटाने के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण जैसी विधियों का इस्तेमाल होता है। तो हमने इतनी मेहनत की, विज्ञान समझा, धरती खोदी और शुद्ध धातु निकाल ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, धातुएं वापस लड़ना शुरू कर देती हैं। लोहे में जंग लग जाता है, तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। ये क्या हो रहा है? यह कहानी का अंतिम अध्याय है, संक्षारण यानी कोरोजन। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण, नमी, ऑक्सीजन, अम्ल से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। असल में ये क्या है? असल में यह धातुओं का अपनी ज्यादा स्थिर, अपनी मूल अवस्था में लौटने का एक प्रयास है। मतलब धातुएं वापस प्रकृति में अपने घर लौटना चाहती हैं, अयस्क के रूप में। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। देखिए, हमने उन्हें शुद्ध करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। हाँ। संक्षारण के जरिए वे बस उस अतिरिक्त ऊर्जा को छोड़कर वापस आराम की स्थिति में जा रही हैं। और लोहे में जंग लगने के लिए जो सबसे आम उदाहरण है, उसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक भी गायब हो तो जंग नहीं लगेगा। तो अगर संक्षारण प्रकृति का दांव है, तो हमारा जवाबी दांव क्या है? हमारे पास कई जवाबी दांव हैं। सबसे सरल है एक ढाल बना देना, सतही लेपन। पेंट, तेल या ग्रीस लगाना? हाँ, ताकि धातु का संपर्क हवा और नमी से ही कट जाए। दूसरा एक बहुत चालाक तरीका है गैल्वनीकरण। इसमें हम लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। जी। जिंक ऐसा क्या खास करता है? याद है सक्रियता श्रेणी? जिंक लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अच्छा। तो जब हवा और नमी का हमला होता है, तो जिंक लोहे से पहले कूदकर खुद संचारित हो जाता है। वो लोहे के लिए अपना बलिदान दे देता है। इसे बलिदानी संरक्षण भी कहते हैं। बिल्कुल, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। वाह, और कोई तरीका? तीसरा और सबसे क्रांतिकारी तरीका है मिश्र धातु बनाना यानी एलोइंग। अगर आप एक धातु के गुणों से खुश नहीं है, तो उसमें कोई दूसरी धातु या अधातु मिलाकर उसके गुण ही बदल दो। मतलब धातुओं की एक नई बेहतर नस्ल तैयार करना। इसका सबसे आम उदाहरण तो हमारे किचन में ही मौजूद है, स्टेनलेस स्टील। बिल्कुल, शुद्ध लोहे में आसानी से जंग लग जाता है, लेकिन जब हम लोहे में थोड़ा निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं, तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील। इसमें मौजूद क्रोमियम सतह पर एक अदृश्य मजबूत ऑक्साइड की परत बना लेता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। जी, जो लोहे को जंग लगने से बचाती है। और पीतल और कांसा भी तो मिश्र धातुएं ही हैं। हाँ, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है, और कांसा कॉपर और टिन का। कांस्य युग का नाम इसी पर पड़ा था। तो आज हमने धातुओं और अधातुओं के जीवन चक्र का पूरा सफर तय किया, उनकी पहचान से लेकर उनके रासायनिक व्यवहार को समझने तक। फिर हमने देखा कि कैसे इंसान ने सक्रियता श्रेणी जैसे नियमों का इस्तेमाल करके उन्हें धरती से निकाला, और अंत में उनके वापस प्रकृति में लौटने की प्रक्रिया यानी संक्षारण को भी समझा
और ये भी देखा कि ये एक निरंतर चलने वाली खींचतान है। प्रकृति धातुओं को उनके अयस्क के रूप में वापस खींचना चाहती है और इंसान मिश्र धातु जैसी तकनीक से उन्हें अपनी बनाई दुनिया में बनाए रखने की कोशिश करता है। आज की ये चर्चा मुझे एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ रही है। स्रोत बताते हैं कि संक्षारण धातुओं का अपनी प्राकृतिक और स्थायी अवस्था यानी अयस्क में लौटने का एक स्वाभाविक प्रयास है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी धातु आधारित सभ्यता, हमारे पुल, हमारी इमारतें, हमारी गाड़ियां, सब कुछ प्रकृति के संतुलन की इस मूल प्रवृत्ति के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है?